अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके साथ उमर याकूब मिन्हास अपने यूट्यूब चैनल माइंड मैटर्स पे इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का जो शो है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। यूँ तो इनकी ज़ात के कई पहलू हैं जिन पे बात हो सकती है। पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड पैराग्लाइडर हैं, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, कई मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अब पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के साथ एफिलिएटेड हैं। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल में इस वक्त डायरेक्टर फ़ाइनांस हैं। इसके अलावा PhD डॉक्टर हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली अनवर अली सियाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने माइंड मैटर्स के लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया कि जी आपने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके बचपन से बात करते हैं। मैं व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब का जो बचपन है वो झंग के गाँव में गुजरा। एक बच्चा झंग के गाँव में पैदा होता है और फिर वो ब्लाइंड हो जाता है और वो फिर रावलपिंडी जैसे एक बड़े शहर में पहुँचता है और अपनी तालीम मुकम्मल करता है। तो ये कैसे हुआ डॉक्टर साहब? उमर साहब, जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है या जिस एरिया से मेरा ताल्लुक़ है, आजकल वहाँ फ्लड आया हुआ है जी। और अगर हम 35 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त भी कोई ज़्यादा ये तरक्की याफ्ता नहीं था और आज भी कोई ज़्यादा नहीं है। आज भी लोगों ने सोलर इंस्टॉल किए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे फैसिलिटी लोगों को उनकी खुद साख्ता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा अभी तक स्टेप वहाँ लिया भी नहीं गया और फिर काफ़ी हद तक मुश्किलात भी हैं जी। तो आप कह लें कि झंग से वो काफ़ी फासले पे है, कोई तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर, बिल्कुल दरिया का किनारा, और वहाँ हमारी पैदाइश हुई और उसके बाद फिर जो साइट है ये भी चली गई। तो ये एक मुश्किल मरहला था, लेकिन कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग्स होती हैं, कुछ लोग आपके लिए वसीला बनते हैं। तो इसी तरह से कुछ लोग मेरे वसीला बने और वो फैसलाबाद ले आए, मेरे कज़न हैं, तो उन्होंने हेल्प आउट किया और फिर यहाँ ब्लाइंड स्कूल में मैंने एडमिशन कराया। तो यहाँ से फिर मेरा सफ़र जो है वो शुरू होता है और ये मुझे भी आज इमेजिनरी स्टोरी लगती है कि मैं किस तरह से ब्लाइंडनेस के बावजूद और डिस्पाइट ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेस के वो बहुत बैकवर्ड एरिया है टिल टुडे, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे भी एक इमेजिनरी स्टोरी लगती है। कोई अल्लाह का ख़ास करम हुआ और फिर वहाँ से जब निकले तो फिर आगे बढ़ते ही चले गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। डॉक्टर साहब, इसीलिए हम आपके साथ आज मौजूद हैं ताकि आपकी स्टोरी सुन के लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी, इनकरेजमेंट भी मिलेगी कि अगर एक बंदा झंग के गांव में पैदा हुआ और वो आप ब्लाइंड भी हो गया और उसके बाद भी ज़िंदगी में उसने इतनी तरक्की की, तो बाकी जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा अपना पिंडी डेज़ के बारे में बताएँ। पिंडी आप चले गए, वहाँ पर आपकी स्कूलिंग है, फिर कॉलेज भी आपने वहाँ पर पढ़ा और फिर ब्लाइंड क्रिकेट से कैसे जुड़ना हुआ? मैं अल-फैसल मरकज़ नाबीना से मैंने अपनी बिगिनिंग की स्टडी की। यहाँ से प्राइमरी के बाद फिर 1996 में मैं रावलपिंडी के कंदील सेकेंडरी स्कूल में गया और वहाँ फिर बड़ा अच्छा मेरा करियर था ये स्टडी के हवाले से जी। और बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े आप कह लें कि बहुत अच्छे टीचर वहाँ हमें मिले, उन्होंने बहुत गाइड किया। बेशक। ज़िंदगी के बड़े अजीब रंग और बड़े खूबसूरत रंग वहाँ देखे रावलपिंडी में। तो बड़ा सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, बेसिकली स्टडी के वाले से भी, सोशलाइजेशन के वाले से भी। तो वहाँ से फिर आगे मैट्रिकुलेशन के बाद जो गॉर्डन कॉलेज है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कॉलेज है आज भी और बड़ा तारीख़ी कॉलेज है। वहाँ से आप भी हमारे साथ वहाँ पढ़े हैं। बेशक, बिल्कुल। तो वहाँ फिर एडमिशन लिया और बहुत गेन किया वहाँ से, और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं जो है यहाँ फिर वापस फैसलाबाद आया। तो जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड मैंने 1997 में ज्वाइन किया था। अच्छा। और जो ही ये पाकिस्तान का पहला क्लब भी था, अच्छा, जो क्रिकेट के हवाले से जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बुनियाद रखी गई वो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड ने रखी थी और पहला वो क्लब था। और हम भी चंद उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनकी पहले मेंबरशिप वहाँ हुई और आप उनके जो पायनियर खिलाड़ी हैं उनमें आपका शुमार होता है, जिन्होंने वो क्लब शुरू किया। जिन्होंने शुरू किया वो तो बिलाल सत्ती साहब और उनके
रफ़क़ाए कार थे, जी। लेकिन हम उन खिलाड़ियों में से पहले हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली और वहाँ मरगज़ार ग्राउंड पे, आपको याद होगा, बड़ा अच्छा ग्राउंड था, वहाँ से फिर आगाज़ किया क्रिकेट का। और क्रिकेट का शुरू से शौक़ था, तो फिर बहरहाल बूस्टअप किया उस क्लब ने हमें बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि तालीमी एतबार से, सोशल एक्टिविटीज़ के एतबार से और दूसरे ज़िंदगी के पहलुओं के मामले में हमें बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे बिलाल साहब ने, और फिर उसके बाद सैयद सुल्तान शाह साहब आए, तो उन्होंने हमारी ज़िंदगियों में बड़ा रेवोल्यूशन लाया। शाह साहब यकीनन आपके भी मेंटोर हैं, मेरे भी मेंटोर हैं, और कई पाकिस्तान में ब्लाइंड लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों को तब्दील करने में उनका एक कलीदी किरदार है। तो उनके बारे में थोड़ी सी बात आप करें, और फिर टीम में कैसे सिलेक्शन हुई, नेशनल लेवल पे आप बहुत जल्दी पहुंच गए, तो ये सफ़र कैसे तय हुआ? जी, मैं आपको सच्ची बात ये बताऊं कि जब मैंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया, शाह साहब से तो ताल्लुक़ था और फिर वो हमें गाइड भी करते थे और उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया क्रिकेट के हवाले से भी। लेकिन मैं जब क्लब में जाता था तो 3 से 4 वीक्स जो मुसलसल हैं, वो मुझे ना बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली। तो मैं बहरहाल फेडअप नहीं हुआ, कि मैंने कहा यार ये मेरे लिए नई जगह है, नए लोग हैं, तो मुझे बहरहाल एफर्ट करते रहना चाहिए। एक दिन शाह साहब ने जो है वो मुझे कहा कि आप बॉलिंग कर लेते हैं, तो मैंने उनसे कहा मुझे अगर आप मौका देंगे तो मैं कर लूँगा जी। तो मुझे याद है हमारे टीचर ही थे मुबशर साहब, तो उनको मैंने बॉलिंग की, तो उनसे कोई खातिर खा स्ट्रोक नहीं लगे, तो शाह साहब ने फिर मुझे शाबाश भी दी और इनकरेज किया। और उसके बाद मुझे फिर क्लब लेवल पे बॉलिंग मिलना शुरू हुई, फिर कभी कभार बैटिंग भी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग भी इम्प्रूव की, लेकिन बेसिकली मैं बॉलर था और इसी हवाले से मुझे सपोर्ट भी मिलती थी। लेकिन बाद में फिर मैं ऑलराउंडर की हैसियत से, लेकिन जब मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं टीम में जाऊंगा, और उस वक्त मतलब ये चल रही थी बातें कि साउथ अफ्रीका टीम जा रही है, जी जी, तो मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया। तो मुझे कुछ अपने सीनियर लोगों ने कहा कि भाई आपका नहीं पॉसिबल। हाँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं पॉसिबल? मैंने कहा नहीं, आपकी बॉलिंग जो है वो इतनी स्लो है, तो आप ये तो स्लो अफोर्डेबल नहीं है। ओके। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैंने बहरहाल क्रिकेट और अपनी टीम को ज्वाइन तो लाजमी करना है। तो मैंने दिन रात फिर मेहनत शुरू की और बॉलिंग पे काम किया, उसकी स्पीड बढ़ाई। तो फिर एक टाइम उमर साहब आया कि जब हम एबटाबाद में ट्रायल्स दे रहे थे जी, तो कासिम साहब जो हैं अपना सिलेक्टर भी रहे हैं हम अपने टीम के, जी जी, उन्होंने फिर कहा कि और बच्चा कोई जाए ना जाए, तो इनको ज़रूर आपने लेके जाना है, क्योंकि मेरी मीडियम पेस में बॉलर था और फिर विकेट के करीब जाकर टर्न होता था। तो उसने कहा मेरे लिए नई बात है कि बॉल्स हवा में तो मूव होते हमने देखी है, लेकिन जब ज़मीन पे ये टर्न करेगी तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। ब्लाइंड क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल में बॉल टर्न करना शायद चंद एक ही नाम मेरे जहन में 2-3 ही आते पूरे पाकिस्तान में जो ऐसा कर सकते हैं, वरना ये बड़ा मुश्किल है कि आप बॉल को स्विंग कर सकें। ये बहुत मुश्किल था, और इसमें अब्दुल रज़ाक और शाह साहब ने ये हमें टेक्निक सिखाई थी। तो शाह साहब तो बहुत उनकी स्पीड थी, और फिर वो टर्न लेती थी तो वो बड़े बड़े प्लेयर्स को वो बोल्ड कर देते थे। वही टेक्निक उन्होंने फिर हमारे यहाँ हमें भी आगे ट्रांसफ़र की, और इसी वजह से मैं फिर वहाँ सेलेक्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सोचा था, जो मैंने डिसाइड किया था कि ये ऑब्जेक्टिव मैंने गेन करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत के बाद वो फिर हम साउथ अफ्रीका, पहला टूर जो है मेरा साउथ अफ्रीका का था। चलिए अनवर, यहाँ तक तो बात हो गई। तो जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अनवर अली सियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम को सर्व कर चुके हैं। तो अनवर, किन किन ममालिक में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? मैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका गया था, उसके बाद इंडिया का विज़िट किया, फिर इंग्लैंड चले गए। ये 3 ममालिक क्रिकेट के एतबार से, और दुबई में भी खेलने के हवाले से विज़िट हुआ। तो इन ममालिक में मैंने क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद स्टडी का जो सिलसिला था वो दोबारा शुरू करना पड़ा, तो क्रिकेट को फिर खैरबाद स्टडी की वजह से करना पड़ा। लेकिन ये है
कि अब उसकी मैनेजमेंट में, या आप कह लें कि टोटली क्रिकेट को ना हम छोड़ सकते हैं ना छोड़ा है, तो किसी न किसी हवाले से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ वाबस्तगी है और वाबस्ता है इदारे के साथ। लेकिन अनवर, हम ये देखते हैं अमूमन हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, हॉकी के हों या किसी और स्पोर्ट्स के हों, तो वो अमूमन अपनी पढ़ाई में ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाते, और वो क्योंकि कहते हैं कि हमने ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स को दिया, इस वजह से हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। लेकिन आप एक तरफ स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को कई ममालिक में हमें रिप्रेजेंट करते नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ आपने माशाल्लाह PhD किया, जिनके सबसे आला डिग्री हासिल की, डॉक्टर बने और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। तो ये फिर पढ़ाई का सिलसिला कैसे साथ जारी रहा? जो मैंने क्रिकेट को यूज़ किया है वो फॉर द सेक ऑफ स्टडी। मैं क्रिकेट से जो अर्न करता था वो अपनी स्टडी पे स्पेंड किया, और चूँकि तालीम परमानेंट एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, एक सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट भी है, और फिर हर हवाले से आपको आगे लेके बढ़ती है, तो ये तालीम जो है ना वो ज़रूरी है। तो मुझे शौक़ था PhD करने का, और फिर मेरे साथ जो हमारे मेंटोर थे उनकी भी यही ख्वाहिश थी। तो वो बाज़ औक़ात मैं ज़िद कर जाता था कि मैंने फ़ाइनल खेलना, एक दफ़ा लाहौर हो रहा था, लाहौर और इस्लामाबाद आपको पता है कि बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ करता था रही किसी ज़माने में। तो मुझे बहुत शौक़ था, मैंने कहा जी मैंने फ़ाइनल खेलना। तो शाह साहब को ये पता चला कि इसका पेपर भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, पेपर को आप तरजीह दें, क्रिकेट जो है वो सेकेंडरी इस हवाले से हम रखेंगे कि जो एजुकेशन है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो फिर ये है कि क्रिकेट नो डाउट मुझे बहुत पसंद है, और मुझे बहुत शौक़ भी था और है भी, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्यूचर था वो मैं तालीम को ही समझता था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से अब फिर ये आप देख रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में भी हैं। अगर हम क्रिकेट खेलते लेकिन तालीम हासिल ना करते तो फिर क्रिकेट तो एक फॉर द टाइम बीइंग है, आप 10 साल खेल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ब्लाइंड क्रिकेट का वैसे भी टाइम फ्रेम जो है वो कम है वो, क्योंकि मुश्किल है, टफ़ है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 10 साल खेल सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? तो वो इतना हमारी क्रिकेट में उस तरह से पैसा भी नहीं है जो जनरल क्रिकेट में है जी। तो इस हवाले से फिर मैंने फोकस भी किया, और जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने भी हमें इसी बात पे कन्विंस किया कि आपको अपनी तालीम पे फोकस करना चाहिए, वही आपको आगे ले बढ़ेगी, और फिर बाद में वक्त ने साबित भी किया। व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि अनवर के पास ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड पैराग्लाइडर भी है, और पैराग्लाइडिंग जब हम सोचते ही हैं तो हमें बहुत ही एक मुश्किल चीज़ नज़र आती है, और जो लोग बसारत रखते भी हैं उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो पैराग्लाइडिंग कर पाते हैं। तो अनवर, पैराग्लाइडिंग कैसे की यार? ये तो बड़ा एक मुश्किल चीज़ थी, तो इस तरफ कैसे आना हुआ और क्या वो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताएं। जी, वर्ल्ड कप हो रहा था 2006 इस्लामाबाद में, तो शाह साहब के कुछ लोग जानने वाले वहाँ तशरीफ़ ले आए जी। तो उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमें कोई ऐसा लड़का चाहिए जो पैराग्लाइडिंग करे। तो ये है एतमाद है उनका कि उन्होंने, शाह साहब ने मेरा नाम दिया, और फिर मुझे वहाँ ट्रेनिंग करवाते रहे। एयरफोर्स के चंद लोग हैं। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आपकी ट्रेनिंग हुई? एयरफोर्स के लोग, रिटायर्ड लोग ज़्यादा थे उसमें। अच्छा। लेकिन उनका अपना क्लब था। अगर अच्छा, आपकी इजाज़त है तो आपके इस प्लेटफॉर्म से हम उनका नाम भी ले देते हैं। नाम हम मेरे ख्याल में रहने देते हैं जी। लेकिन तो ये उस क्लब, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ जी, जो रिटायर्ड लोग थे, उन्होंने क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब से हम जो है उन्होंने मैं फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद दे केम टू कंक्लूजन कि ये हमारा जो गिवन टास्क है ये पूरा कर लेगा। अच्छा, सिर्फ 5-6 दिन की ट्रेनिंग में ही आप जो है वो मतलूबा कह लें कि वो जो ट्रेनिंग जो हदफ था उनका वो करने में कामयाब हो गए, सीखने में कामयाब हो गए, तो बहुत जल्दी आपने यानी कि सीखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक उन्होंने ट्रायल लिया हमारा, जो जहाँ से हमने टारगेट रखा हुआ था। उन्होंने कहा था अगर आप टारगेट पे आएंगे तो ये एशियन रिकॉर्ड बन जाएगा। क्योंकि दुनिया में एक बंदा था स्विट्ज़रलैंड का जिसने ऑलरेडी ये पैराग्लाइडिंग किया हुआ था। ओके। तो फिर उन्होंने जब टारगेट तय कर लिया तो हम पहाड़ी से, फिर उन्होंने मुझे ऊपर से ड्रॉप किया। अच्छा। मारगला हिल्स से, इस्लामाबाद से। तो हम टारगेट पे फिर पूरा वहाँ पहुँचे, क्योंकि मेरे साथ एक हेडसेट उन्होंने लगाया हुआ था और नीचे से वो बैठ के गाइड भी कर रहे थे। ओके। प्रोटेक्शन के तमाम मेजर्स भी उन्होंने ले रखे थे। ठीक है। लेकिन ये है कि फिर दूसरी बार बहुत सारे चैनल थे वहाँ पे,
अनगिनत चैनल आप कह लें कि इंटरनेशनल हाँ जी, नेशनल इस इवेंट अखबार। को तो बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में कवरेज भी मिली थी जी। और उस वक्त सैटेलाइट चैनल और केबल चैनल्स का बड़ा दौर था और हर तरफ न्यूज़ पे हमें नज़र आ रहा था कि अनवर अली सियाल जो है वो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड पैराग्लाइडर हैं। तो फिर वो टारगेट हमने दोबारा भी जब फाइनल कर रहे थे तो हमने अचीव किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेम मिली, बहुत आप खुद भी जानते हैं, और तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। और मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ चंद चैनल ये कह रहे थे कि हम जो ये न्यूज़ जिसको आप कहते हैं जो अचानक न्यूज़ आप चलाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, हाँ, तो वो उस ब्रेकिंग न्यूज़ वो कह रहे थे कि हमने चंद ब्रेकिंग न्यूज़ जो हैं वो चलाई हैं दुनिया में, और उनमें से आपकी भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो बड़े चैनल्स भी वहाँ मौजूद थे, छोटे चैनल्स भी थे, और फिर अल्लाह का शुक्र है, बड़े अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दी, फिर बड़ों से शाबाश। जी, तो व्यूअर्स, अनवर अली सियाल की इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुन रहे हैं। एक लाइफ की जर्नी है जिसमें बहुत सारी कामयाबियां हैं, बहुत सारे मुश्किल मराहिल भी हैं जो हमारे इस दोस्त ने तय किए, और यकीनन इससे आपको मोटिवेशन भी मिल रही होगी। अनवर, थोड़ा सा पीएचडी का बताइए, यहाँ पे जॉब कैसे हुई और अब कैसा चल रहा है? 2015 में सीट्स यहाँ आई थी। इससे पहले हम यहाँ अपने डिपार्टमेंट है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मास्टर्स भी किया, और फिर यहाँ से एमफिल कर रहे थे। एमफिल के बाद जो ही पीएचडी शुरू किया तो यहाँ एडवर्टाइज सीटें हुई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो डिपार्टमेंट है, टीचर बहुत अच्छे हैं, लविंग, आज भी मेरे वहाँ टीचर हैं, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ और उस डिपार्टमेंट सर्व भी कर रहा हूँ। तो सब ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, और उसके बाद फिर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आप जानते हैं कि उन्होंने हम सब के लिए यहाँ एडवर्टाइज़ बहुत बड़े स्केल पे एडवर्टाइज़ किया। हाँ जी, ये बिल्कुल बेशक उनको क्रेडिट जाता है और हम उनका नाम भी लेते हैं, और आज भी बड़ी उनके एहतराम है हमारे दिल में टू हिम के उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे ये एडवर्टाइज़ दी, और फिर उसके बाद यहाँ अपॉइंटमेंट हो गई। तो उससे ऑनवर्ड फिर आज तकरीबन 10 साल होने को हैं कि हम यहाँ सर्व कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी सर्व करते रहेंगे यहाँ। अनवर, मुझे ये भी पता चला कि आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में भी बड़े मकबूल हैं, और वो बड़ा कह लें शौक़ से, इन्हें से आपकी क्लासेस अटेंड करते हैं, और आपका जो टीचिंग स्टाइल है इसको भी बहुत पसंद किया जाता है। देखें, ये तो ख़ुद से बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये तो आपको स्टूडेंट ही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह से जैसे टीचर्स को हम आइडियलाइज़ करते थे जी कि हमारा ये टीचर बहुत अच्छा है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको फॉलो करूँ और उनकी तरह उनके जैसा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे ख़्याल में हम जब उनको पसंद करते थे तो फिर अब ये स्टूडेंट्स भी, और कुछ मेरा वैसे भी आप जानते हैं नेचुरल अंदाज़ है, फ़नी है, तो बच्चे फिर इन चीज़ों को बड़ा लाइक करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखी है स्टूडेंट्स के यहाँ भी। अनवर, यूँ तो आपसे घंटों बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमें एक पॉडकास्ट के अंदर एक लिमिटेड टाइम में ही बात करनी होती है, तो आखिर पे कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को? आप एक बहुत ही कह लें कि इनकरेजिंग स्टोरी है सबके लिए। मेरा मैसेज ये है ख़ुसूसन यूथ को कि ओवरनाइट ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, ओवरनाइट चेंज नहीं आता, और आज की जो यूथ है वो ओवरनाइट चेंज चाहती है, वो ओवरनाइट सारा कुछ अचीव करना चाहती है। तो ये नहीं होता। आप जिनको कामयाब देखते हैं उनकी ज़िंदगियां इस कामयाबी के पीछे होती हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, मेंटोर होते हैं, असातिज़ा होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं। तो ये बड़ी स्ट्रगल और एफ़र्ट के बाद एक बंदा अचीव करके कुछ वो आपके सामने सिंबल है, वो आपके सामने मॉडल है। तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी हवाले से, एक तो डोंट लूज़ योर हार्ट, किसी भी कीमत पे मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, इम्तहानात आते हैं, तो आप अपने किसी भी हवाले से अपना जो है टेम्परामेंट उसको लूज़ ना करें। कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रगल करते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें, तो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। हाँ, देर हो सकती है, और आप अच्छे के लिए दुआ करें और इंतज़ार करें और अपनी एफ़र्ट जारी रखें, तो इंशाअल्लाह आप भी ज़िंदगी में कल एक अच्छा नाम अपना भी और मुल्क का नाम भी पैदा कर सकेंगे। जी, तो आपने सुना कि कितनी ही खूबसूरत गुफ्तगू और कितने खूबसूरत अंदाज़ में अपना पैगाम आप तक पहुंचाया डॉक्टर अनवर अली सियाल ने। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने माइंड मैटर्स के लिए टाइम दिया, आप हमारे पास आए,
आपसे यकीनन सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया उमर साहब। तो व्यूअर्स, हमारे साथ थे डॉक्टर अनवर अली सियाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होती है फिर किसी और पॉडकास्ट में। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।